हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम किशोरावस्था शिक्षा की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में हम उनको कैसे, ऐसी कौन सी शिक्षण विधियां हो जिसके द्वारा हम उनको जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि किशोर किशोरियों के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए शिक्षा प्रक्रिया में विद्यालय, विषय वस्तु तथा सुयोग्य शिक्षक तथा सहायक शिक्षक सामग्री या शिक्षक सहायक सामग्री आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसी आधार पर किशोरावस्था शिक्षा में हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को काम में लेके उनको जागरूक कर सकते हैं। किशोरावस्था से संबंधित कुछ शिक्षण विधियां है, जैसे जिसमें सबसे पहले मूल्य स्पष्टीकरण है, फिर एक खेल और नाटक है, उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में जैसे दृश्य सामग्री के अंतर्गत चित्र है, पुस्तकें है, पोस्टर है, स्लाइड्स है। उसके बाद है श्रव्य सामग्री में रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, रिकॉर्ड है और सीडी है। उसके बाद है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की जो सामग्री है, सिनेमा है, टीवी है, दूरदर्शन है, नाटक है ये। उसके बाद है खोजबीन है, छानबीन आधारित शिक्षण। फिर अपना स्वयं शिक्षण विधि। इन सब शिक्षण विधियों के जरिए हम उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले मूल्य स्पष्टीकरण है, जैसे स्वतंत्रता है, न्याय है, मानव संरक्षण है। ऐसी जो समस्याएं हैं जिनका किशोरावस्था एवं जनसंख्या शिक्षा से संबंध होता है, और क्योंकि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते हैं, जैसे सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। ये सारे जो नैतिक मूल्य है यह व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है। और नैतिकता आदि के संबंध में जैसे स्पष्ट है, दृष्टिकोण है, विचार है, विश्वास है। विश्वास विकसित करने में मूल्य के मानक विश्वास एवं घटनाएं हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी गतिविधियों के लिए उचित मान कर चयन करता है। यानी इन मूल्यों का चयन वह प्रमुख प्रकार की गतिविधियों का चयन करके और स्पष्ट कर सकता है और मूल्यों का चयन कर सकता है। तो मूल्य जो होते हैं वह व्यक्ति के, बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है। अब है खेल और नाटक। यानी खेल और नाटक के माध्यम से हम किशोर शिक्षा हेतु खेल और नाटक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से इनकी जो समस्या है, यानी किशोरावस्था के समय इनको जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं से होने वाले जो हानि है उन हानियों को दर्शाया जा सकता है, उन हानियों को बताया जा सकता है। तो इसके माध्यम से किशोरावस्था शिक्षा में जो किशोरावस्था शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार के जो बिंदु है उनको हम भली प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन हानिकारक है, और किशोरावस्था से उत्पन्न समस्या है और उनके दुष्परिणाम है उनको बताया जा सकता है। उसके बाद जैसे प्रदूषण की रोकथाम है उसको बताया जा सकता है, और प्रदूषण से होने वाले जो समस्या है, जो लाभ है, जो हानियां है हम उसको बता सकते हैं। इस तरीके से कई ऐसे विषय है जिनको हम खेल और नाटक के माध्यम से बताकर उनको जागरूक कर सकते हैं। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। अब जैसे इनमें जो किशोरावस्था शिक्षा में संचार जो तकनीकी है, ये सारे संचार के साधन है, और इस तकनीकी का प्रभाव अधिक रूप से उपयोगी और सिद्ध होता है। यानी इसका प्रभाव बालकों के या किशोरावस्था में इसके माध्यम से दी हुई शिक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है, क्योंकि सहायक सामग्री द्वारा एक से अधिक इंद्रियों के सीखने और समझने में उपभोग के फलस्वरूप स्मरण में सहायता मिलती है। यानी इन सब चीजों के दृश्य श्रव्य सामग्री में जो शरीर की जो इंद्रियां होती है वो सारी क्रियाशील रहती है, जिसमें जैसे इसमें रोचकता है, सक्रिय वृद्धि। इन साधनों के प्रयोग से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे टीवी है, रेडियो है, इनके द्वारा किशोरावस्था संबंधी सूचनाएं हैं तथा
सूचनाएं प्रमुख तथा समाज में प्रचारित की जा सकती है। यानी किशोरावस्था से संबंधित जो सूचना है वह समाज में इस टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम प्रचारित कर सकते हैं। जैसे दृश्य सामग्री में जैसे चित्र है, पुस्तकें है, पोस्टर है, स्लाइड है, ये सब चीजें जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है, इन सब चीजों के माध्यम से हम जो सूचनाएं देना चाहते हैं या जो मैसेज या देना चाहते हैं, इनके माध्यम से हम भली प्रकार से दे सकते हैं तथा इनके द्वारा दिया गया मैसेज विद्यार्थियों तक, किशोरों तक अधिक प्रभावी रूप से पड़ता है। उसके बाद है खोजबीन एवं छानबीन आधारित शिक्षण, जिसको कि अनुसंधान कहा जाता है। जैसे और इसे समस्या विधि भी कहा जाता है। यानी आगमन और निगमन जो विधि है, इस तक पहुंचने का प्रयास होता है और आगमन निगमन विधि इसी का रूपांतर होता है। इन विधियों से समस्या की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा हम समस्या की तह तक पहुंचते हैं कि क्या समस्या है। और इस विधि में समस्या तक पहुंचने के कुछ आयाम निश्चित होते हैं, कुछ आयाम दिए होते हैं, जो कि सबसे पहले समस्या का अर्थपूर्ण, स्पष्ट और व्याख्या करना, अर्थपूर्ण, स्पष्ट और व्याख्या करना और व्यवस्था की दृष्टि से उसको सुलभ बनाना है। उसके बाद है समस्या के संबंध में अंतर को देखना तथा उचित निष्कर्ष निकालना। यानी समस्या के संबंध में अंतर देख के उसका उचित निष्कर्ष निकालना। उसके बाद है निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं उसके परिणामों को, निकाले गए जो निष्कर्ष है उसके निष्कर्षों की जांच करना। और फिर अंतिम जब होता है वो निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है, अंतिम जो होता है वह निष्कर्ष के आधार पर परिणाम ज्ञात करना। और फिर है जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्षों का प्रयोग अथवा उपयोग कैसे करना है, या किस तरीके से जो परिणाम प्राप्त हुए, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उसके बाद है स्वयं शिक्षण विधि, यानी खुद के द्वारा जो शिक्षण विधि होती है वह स्वयं शिक्षण विधि। जैसे कि वर्तमान समय में इस विधि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसमें जैसे शिक्षण सामग्री क्रमशः श्रेणीवार जमाई जाती है या श्रेणीवार यानी क्रम वाइज जमाई जाती है। और इसमें जो विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं या सरल से कठिन की ओर क्रमशः या क्रमवार बढ़ना सीखते हैं, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को वो सरल से कठिन की ओर उसको ज्ञात करते हैं पहले। उसके बाद सीखने के लिए उसे इससे प्रेरणा भी मिलती है और यह विधि अन्य विधियों से कुछ भिन्न बताई गई है, जिसमें कई प्रकार के जो कारण है वो सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि यह विधि अधिक विधिवत है और इसमें सीखना क्रमवार होता है तथा एक के पश्चात एक क्रम के अनुसार बालक सीखता जाता है। फिर है सीखने वाले अपनी गति से सीखता है, यानी जब इसमें विद्यार्थी सीखता है तो वह अपनी गति के अनुसार सीखता है या अपनी मानसिक स्थिति होती है उसके अनुसार सीखता है। फिर है उसके बाद है जो अपनी जो सफलता का ज्ञान उसे हो जाता है, यानी वह जो सीख रहा है, जो कार्य कर रहा है उसमें वह कितना सफल है, तो वह उसको अपनी सफलता का ज्ञान हो जाता है। और फिर लास्ट में जो है वह उसे उचित उत्तर से अपने उत्तर की तुलना करता है, यानी जो उत्तर प्राप्त हुआ है या जो उत्तर उसने देखे हैं उन उत्तरों की तुलना वह अपने उत्तरों से करता है। इस प्रकार से किशोरावस्था की जो शिक्षा है, इन शिक्षण विधियों के माध्यम से हम किशोरों को जागरूक कर सकते हैं तथा उनमें आने वाली समस्याओं के समाधान को भी बता सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि किशोरावस्था में ये जो तकनीकी जो साधन है वह महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह इनको विभिन्न प्रकार की शिक्षा से अवगत करवाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाते हैं तथा उनके समाधान ढूंढने में इनकी सहायता करते हैं। धन्यवाद। अब एक विशेष सूचना
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तथा इसके बचाव हेतु हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे कि घर से आते जाते समय मुंह पर मास्क रखना, उसके बाद सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, और हाथों को सैनिटाइज करना, जैसे कहीं दरवाजे कुंडी कहीं पे भी जैसे बार बार हाथ लगते हैं तो सैनिटाइज करना, हाथों को साबुन से बार बार धोना। धन्यवाद।